बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। क्योंकि बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स अब आ चुका है आपके पास। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चों, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो या फिर आप बिहार बोर्ड का कर रहे हो बच्चों, या फिर बच्चों किसी भी दूसरे राज्य से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों यह सेशन, यह जो चैनल है, यह सिर्फ चैनल आपके लिए है बच्चों। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी राज्य से हो, फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। यहाँ पे आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा, सभी बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी राज्य के बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, उसके सिलेबस को ध्यान में रखकर यहाँ पे लेक्चर ली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों जो इस चैनल की है वह ये है कि आपको यहाँ पे लेक्चर लेते ही तुरंत क्या मिलेगा, निःशुल्क आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा बच्चों। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैनल की है। ठीक है बच्चों, आपको कहीं पे भी ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चों, इस सेशन का आप फ़ायदा उठाएं और अपने लक्ष्य को बिल्कुल आसानी से पाएं। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे टीचर हैं, चाहे ऑफलाइन में भी हम देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बच्चों को मन में बहुत तरह की गलत भावना भर दी जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर बच्चों को डराया जाता है, उन पर टॉर्चर किया जाता है। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी टफ एग्ज़ाम नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम हम लोग आसानी से पास करेंगे, बस आप इस सेशन से जुड़े रहें। और बच्चों, अगर आप क्लास 10th का बोर्ड देने वाले हो या फिर 12th का देने वाले हैं या फिर आने वाले समय में देने वाले हैं, तो सिर्फ आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं बच्चों। आपसे यह रिक्वेस्ट है। यह चीज़ आप अभी नहीं समझ पाएंगे, 2-3 महीना इस चैनल पर देकर देखिए, फिर आप ज़रूर समझ पाएंगे। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर करें, ताकि बच्चों हम बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों। क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों कि आप सभी का लक्ष्य हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम शेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों। आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बस शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे आएँ और हमें भी लगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमें समझ पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग जो है क्लास 10th का क्या कर रहे हैं बच्चों, 10th और 12th का जो है वो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्लास 10th और 12th का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो 10 से 15 वर्षों का जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, जो भी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो भी 10 से 15 वर्षों का जो प्रश्न पूछा गया है, उसका आपको हम संग्रह दे रहे हैं। क्योंकि बच्चों, अब आपको सिर्फ 1 महीना 10 दिन कुछ दिन बचा हुआ है। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको सारा थ्योरी तो पढ़ा दिए हैं। जब आपको पूरा चैप्टर क्लियर पढ़ना था, तो हम आपको क्लियर चैप्टर पढ़ा दिए। अब हम आपको सारे चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया संग्रह, उसको हम दे रहे हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर अच्छे से अच्छे पहुंच पाएँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी से हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला कहता है क्या, कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि भारत में 2001 की बात की जा रही है कि 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 19.27%। ठीक है, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस चैप्टर का है, तो संसाधन विकास एवं उपयोग का यह चैप्टर का प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा अगर हम लोग देखें, तो प्रश्न नंबर दूसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो याद होगा आपको, जब हम आपको चैप्टर पढ़ाए थे, तो हम आपको उसमें क्या क्या पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है, और प्राकृतिक संसाधन क्या है यह नहीं पूछ रहा है। तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप हमारे पहले के लेक्चर देखे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर अगर हो जाएगा
तो नगर क्या हो जाएगा बच्चों, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, वन क्या है, तो वन प्राकृतिक होते हैं, नदियाँ भी प्राकृतिक होती है और खनिज भी क्या होती हैं, प्राकृतिक ही होती हैं। लेकिन जो नगर है, ये नगर थोड़ी ना प्राकृतिक होता है, नगर तो क्या होता है, नगर प्राकृतिक नहीं होता है, यह मानव निर्मित होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है तीसरा नंबर कि लौह अयस्क किस संसाधन का वर्ग में शामिल है। तो लौह अयस्क जो है बच्चों, यह किस संसाधन के में है, तो याद रखिएगा यह अनवीकरणीय है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है। आप सभी से बता रहे हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी मतलब सिविक्स या फिर आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी आप सब्जेक्ट को अगर मेरा नोट्स से पहले लेक्चर में पढ़े हैं तो बच्चों आपको 100% कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। ठीक है, यह बस हम ऑब्जेक्टिव आपको चला रहे हैं इसलिए ताकि अधिक क्वेश्चन की प्रवृत्ति को आप समझ सकें कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम द्वारा पूछा गया है। लेकिन आप नोट्स पे अगर कमांड बनाए हुए हैं तो 100% आपका यह कोई भी बोर्ड हो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग नोट्स को ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो बच्चे ज्वारीय ऊर्जा जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नवीकरणीय क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, किस किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो बच्चों याद रखिएगा हम आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि खनिज तेल जो है इसका क्या है, खनिज तेल का जो प्राकृतिक संसाधन है इसका कम भंडार हो रहा है आज के समय में और यह विलुप्त के कगार पे थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा याद रखिएगा बच्चों, सौर ऊर्जा जो है वह पूर्ण निर्मित संसाधन, सॉरी बच्चों, पूर्ण निर्म योग्य संसाधन है। ठीक है, पूर्ण निर्म योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर बात करें, 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई है। ठीक है, पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण है वह क्या है, तो वहाँ अधिक से अधिक क्या होती है, सिंचाई होती है। पंजाब हरियाणा जो है यह क्या है बच्चों, तो कृषि भरपूर वाला एक राज्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें 8 नंबर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपको याद होगा बच्चों सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, आपको हम पढ़ाए हैं जब आपको मिट्टी का चैप्टर जब हम पढ़ाए थे। ठीक है, तो आपको हम पढ़ाए थे कि काली मुद्रा जो है उसका जो सेकंड नाम क्या होता है, तो रेगुलर मिट्टी होता है। और हम आपको अब बताए भी थे कि आप उनका नाम याद रखेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या फिर हरा ग्रह कहते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। देखिए बच्चों आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जो सेशन है यह जो चला रहे हैं हम, यह सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए और उनका लक्ष्य जो है वो भी पा सकें। ठीक है, यह सेशन हम सभी बच्चों के लिए चला रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग अधिक से अधिक हमें बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि हम और भी आपके लिए अच्छा सेशन और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ को ला पाएंगे। ठीक है, चल कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बच्चों याद रखिएगा उस अभी फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखें भारत की बात की है, अब कह रहा है अपने बिहार का कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है। तो बच्चों याद रखिएगा जो बिहार में जो वनों का फैलाव है वह कितना प्रतिशत है,
तो याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो 5% यहाँ पे क्या है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का जो फैलाव बच्चों वह कितना प्रतिशत है, तो 5% है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बच्चों याद रखिएगा, जो भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वनों का क्या है, विस्तार है। ठीक है बच्चों, सबसे अधिक विस्तार वनों का कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो याद रखिएगा बच्चों, किसने कहा है, तो पंडित नेहरू जी ने किया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, देश के जो बांध हैं उसको भारत का मंदिर कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो यह सब कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो बच्चों जो मरुस्थलीय मृदा है, हम आपको जब मृदा पढ़ाए थे तो बहुत ही विस्तार से पढ़ाए थे। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो कर्नाटक में, सॉरी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है, सबको पता होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है किस कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा को क्या किया था, प्रस्तुत किया था? तो बच्चों जो कमीशन का नाम पूछ रहा है वो किसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अर्थात ब्रूडलैंड कमीशन ने क्या किया था बच्चों, हम आपको पढ़ाए हैं कि ब्रूडलैंड जो कमीशन था वो क्या किया था बच्चों, तो ब्रूडलैंड कमीशन ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे अगर बात करें तो आगे है आपका चैप्टर क्या है, भूमि और मृदा संसाधन। ठीक है बच्चों, भूमि और मृदा संसाधन से अब कितना प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछा गया है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हम जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों, यह कहीं भी गेस पेपर से नहीं, मॉडल पेपर से नहीं, या जो भी प्रश्न है ये सारे के सारे बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए चैप्टर हम यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन बैंक से प्रश्नों को उठाते हैं उसके बाद हम चैप्टर से मिलाते हैं किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप समझ सकें कि इस चैप्टर से इतने प्रश्न इतने वर्षों में बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो यह आपको यूट्यूब पे पहली बार मिलेगा बच्चों, इतना ज़्यादा बेसिक और इतना ज़्यादा क्लियर में आपको पहली बार यूट्यूब पे मिलेगा। कहीं भी अभी तक यहाँ इस तरह का सेशन नहीं चलाया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इस सेशन का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने लक्ष्य की तो पहुँचें, यही मेरा कामना है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1 इसका कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना है? तो बच्चों याद रखिएगा, भारतीय कृषि की बात की जा रही है और हम आपको बताए थे जब पढ़ाए थे कि कृषि का योगदान कितना है, ये हम आपको बहुत ही अच्छे से बताए हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी को पता होगा कि बच्चों भारत जो है वो अपना क्या है, कृषि प्रधान देश है और राष्ट्रवाद उत्पादन में जो है, ये राष्ट्रीय उत्पादन में इसका योगदान कितना है? तो बच्चों इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग हमें कमेंट बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट में यह हम मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप लोग इसका आंसर क्या देते हैं, क्योंकि यह हम बहुत भी ही विस्तार और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं आपको नोट्स में, तो आप लोग इसे हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा, खरीफ फसल हम आपको बहुत बेहतरीन से खरीफ फसल, रबी फसल और ये सभी पढ़ा है। तो याद रखिएगा बच्चों, खरीफ फसल कौन है, तो चावल इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह खरीफ फसल है। ठीक है, और हमारे भारत में अधिक मात्रा में यही फसल पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? बच्चों याद रखिएगा, खरीफ फसल की बात हो चुकी है, अब रबी फसल की बात की जा रही है। तो रबी फसल कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पे गेहूं हो जाएगा आपका रबी फसल। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों,
चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग बताए हैं वनों का जो विस्तार है वहाँ कहाँ है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटक में यह देखने को मिलता है। चलिए जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो बच्चों जूट की बात की जा रही है और जूट के उत्पादन में जो है वह क्या है, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे 5 नंबर की ओर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं के राज्य उत्पादन में बच्चों अपना कौन है बच्चों, अपना बिहार सबसे आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। बच्चों सीढ़ी नुमा जो खेती है वह किस राज्य में प्रचलित है यह आपको बताना है। देखिए बीच बीच में हमें आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका वजह यही है कि आपको पता हमें चलना चाहिए कि हम बच्चों को जो पढ़ाए हैं, जो हम इतना मेहनत करके नोट्स बनाए थे और उसको पढ़ाए थे, कि हमारे बच्चे कितने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए हैं। इसलिए हम आपको बीच बीच में आंसर नहीं दे रहे हैं, ताकि आपसे हमें पता चल पाए कि हमारे बच्चे कितना तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। आप कमेंट में बताइए और मुझे यह जानने में अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरह से तैयार कर चुके हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 कह रहा है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का जो प्रतिशत है वह आपको 30% है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है। तो बच्चों राजस्थान में जो कृषि भूमि का विस्तार होने का कारण है कि सिंचाई सुविधा में क्या है, वृद्धि होती है, इसलिए क्या होती है, कृषि भूमि का विस्तार अधिक हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर तो कहता है भूमि का मूल्यांकन उसकी किस गुण से निर्धारित की जाती है। तो हम आपको बताए थे बच्चों कि जब किसी भी भूमि का मूल्यांकन किससे किया जाता है। ठीक है, हम आपको चैप्टर में पढ़ाए थे कि ठीक है तो किस आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, उत्पादकता के आधार पर की जाती है। किसी भी भूमि का उत्पादकता के आधार पर उसकी विशेषता को बताया जाता है, उसकी मूल्यांकन की जाती है। चलिए कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा कुल भारत के 4.71% में क्या की जाती है, भूमि पर कृषि की जाती है। भारत के कुल कुल भूमि का 4.71% पर ही मात्र कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है। ठीक है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, थोड़ा आप लोग बताइएगा। तो बच्चों याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है वह क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे नोट्स को टेलीग्राम से मिल रखा गया है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएं और मेरे नोट्स को ज़रूर पढ़ें। अगर आपको सच में अच्छा मार्क्स लाना है तो देखिए हम आपके लिए क्लास भी ले रहे हैं और नोट्स भी वो भी निःशुल्क दे रहे हैं। तो बस आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न 13 नंबर कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो बच्चों याद रखिएगा प्रायद्वीपीय नदी घाटी में कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितने भूमि है। तो बच्चों चारागाह की बात की जा रही है और चारागाह के अंतर्गत कितने भूमि है, तो बच्चों तो 47% भूमि क्या है, भारत में चारागाह के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। तो बच्चों याद रखिएगा कौन सा हो सकता है, तो बाढ़ का नियंत्रण क्या हो सकता है, बाढ़ का नियंत्रण से भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर बाढ़ के नियंत्रण पे काबू किया जाए तो भूमि का जो नुकसान है वो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्या, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है, देखिए बच्चों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए हम सारे के सारे चैप्टर, सारा का सारा जो भी मतलब
आप हिस्ट्री का कह लीजिए, इकोनॉमिक्स का कह लीजिए, पॉलिटी का कह लीजिए, किसी भी हम एक भी तरह का कहीं से छोड़ नहीं रहे हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं है तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ठीक है। और अभी तक शेयर नहीं किए तो आप लोग शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर आगे देने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है बच्चों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा बच्चों, जब हम आपको यह चैप्टर पढ़ाए हैं, अगर आप हमारे चैप्टर को पढ़े होंगे तो प्लीज़ बच्चों आप इस चैप्टर को सही कर पाएंगे, और अगर नहीं पढ़ें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, अभी भी टाइम है, आप लोग एक बार ज़रूर क्लास को देख लें, ठीक है। तो बच्चों लॉर्ड लिटन के समय में क्या किया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। तो बच्चों याद रखिएगा जो है वह कौन लिखे थे, तो चार्ल्स डिकेंस, ठीक है बच्चों। चार्ल्स डिकेंस ने क्या किया था, तो यह पिकविक पेपर्स उपन्यास का नाम था, ठीक है बच्चों। कह रहा है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। तो बच्चों याद रखिएगा मराठी भाषा का पहला उपन्यास जो था वह था बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यमुना यमुना पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। यमुना पर्यटन जो था वह मराठी भाषा का पहला उपन्यास था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। तो बच्चों इनका सही आंसर हो जाएगा आपको दुर्गेश दुर्गेश न दी, ठीक है। दुर्गेश दुर्गेश नंदिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर दें और थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे सेशन में बने रहें, ताकि आपको सही से यहाँ पे नॉलेज मिल जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बंगाल गजट क्या है। बच्चों याद रखिएगा बंगाल गजट क्या है, तो आपका एक समाचार पत्र है, ठीक है बच्चों। बंगाल गजट क्या है, एक समाचार पत्र है। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी। तो याद रखिएगा बच्चों छपाई जो है वह सबसे पहले चीन में क्या हुई थी, आरंभ की गई थी, ठीक है बच्चों। छपा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो छपा खाना का आविष्कार बच्चों किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। हम आपको सबका पूरा का पूरा चीज़ आपको पढ़ा है। आप मेरे नोट्स मेरे लेक्चर को एक बार ज़रूर देख ले बच्चों। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बाहर किसी भी बोर्ड से आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अब इतना दावा कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगा, एक बार ज़रूर आप लोग वहाँ पे जाकर देख लें। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा बच्चों एक पेशिया मैगजीन जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात इंग्लैंड में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था। तो याद रखिएगा बच्चों किन लोगों ने लगाया था, तो पुर्तगालियों ने लगाया था, ठीक है बच्चों। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में छापा खाना लाया था। चलिए कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो बच्चों याद रखिएगा जो गुलामगिरी के लेखक हैं वह कौन है, तो ज्योतिबा फूले हैं। यह एक समाज सेवक थे, एक महान व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों 11 नंबर प्रश्न कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चों गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 12 नंबर प्रश्न की बात करें हम लोग तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा बच्चों सबसे पहले पूरे विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी बच्चों, चीन में हुई थी, क्योंकि चीन में सबसे पहले छपाया गया था, तो चीन में होगी। और मुद्रण का मतलब क्या होता है बच्चों, तो मुद्रण का मतलब होता है छपाई, ठीक है बच्चों।
ये सब चीज़ छोटे बड़े चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो याद रखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी जो प्रश्न है ये डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों इसे ध्यान में रखिएगा और इसे पढ़ते रहिएगा। चलिए, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, हरिजन प्रकाशन का जो पत्रिका का प्रकाशन है वह किसने किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, उसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ऑप्शन में गलतियाँ देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसका सही आंसर महात्मा गांधी होगा बच्चों, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो बच्चों याद रखिएगा, भारतीयों द्वारा भारत का सबसे पहला प्रकाशित पत्र जो था वह बंगाल गजट था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ आपका यह सेशन होता है समाप्त। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग फिर से नए प्रश्नों के साथ नए उत्साह के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इस सेशन पे बने रहें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है बच्चों तब तक यहाँ पे आपका रेगुलर क्लासेस चलता रहेगा। और यकीन मानिए बच्चों, इस क्लास से अगर आप इस क्लास से जुड़े रहते हैं तो आप जो बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आता है, इतना बड़ा जो बीच में बाधा है, इस बाधा को आप आसानी से तोड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप इस सेशन से जुड़े रहें और उन सभी बच्चों को जोड़े जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो बच्चों, उन सभी तक इनको ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, और लेक्चर को एक बार दो बार करके देखते रहें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।